नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। इस बार स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री जब लाल किले से ऐलान कर रहे थे कि दिवाली तक जीएसटी में बड़ी रियायत का तोहफा मिलेगा, तो मुझे पिछले साल दिसंबर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक याद आ गई, जो दिसंबर में हुई थी जैसलमेर में। अ, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पिछले साल इस बात पर खासे नाराज थे कि ज़िंदगी का पता नहीं है, लेकिन बीमा पर भारी जीएसटी लगता है। अब गडकरी का दर्द चर्चा में आया तो जीएसटी काउंसिल के सदस्य मंत्रियों की एक समिति बनाई गई। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी इसके मुखिया थे। समिति ने सिफारिश की कि टर्म इंश्योरेंस और बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। 5 लाख रुपए तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी का बोझ खत्म किया जाए। बाकी प्रीमियम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है। फिलहाल अभी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो भी बीमा उत्पाद बने हैं उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। इस सारी सिफारिश के बाद जीएसटी काउंसिल अपनी 55वीं बैठक में जैसलमेर में जुटी। मगर हुआ क्या? बीमा पर जीएसटी कम करने पर न केंद्र राजी हुआ न राज्य। संसद में को सरकार ने बताया था कि 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी से सरकार को 16,398 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। 2019-20 में इन सेवाओं पर जीएसटी से केवल 2,101 करोड़ रुपए मिले थे। यानी 5 सालों में सिर्फ बीमा उत्पादों पर टैक्स से सरकार की कमाई 680% बढ़ गई। अब अगर बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया जाए तो सरकार को करीब 2500 से 2600 करोड़ का नुकसान होगा, और अगर पूरी तरह खत्म कर दिया जाए तो नुकसान और बड़ा होगा। तो जैसलमेर की बैठक की बहस यही थी कि नुकसान कौन उठाए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र और राज्य आपस में फुटबॉल खेलते रहे। फिर मामला आईआरडीए को दे दिया गया और सरकार बजट बनाने निकल पड़ी। गडकरी के उस कथित क्षोभ, कमेटी की रिपोर्ट, इन दोनों को लगभग 1 साल बीत गया। बीते दिसंबर के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक भी नहीं हुई। इस भूमिका की वजह हम इसलिए है क्योंकि जब प्रधानमंत्री लाल किले से ये बोल रहे थे कि जीएसटी का तोहफा मिलेगा या तोहफे का टीज़र दे रहे थे, तो हमारे लिए मानना मुश्किल था या हमारे लिए मानना कठिन था कि उन्हें बीमा पर जीएसटी घटाने के प्रस्ताव का हश्र पता नहीं था, या उन्हें यह नहीं पता होगा कि जीएसटी काउंसिल की कमेटी तो टैक्स घटाने और जीएसटी के पुनर्गठन की सिफारिश 2021 में ही कर चुकी है। यही सिफारिश करते हुए 15वां वित्त आयोग निपट गया और अब 16वें की बारी है। इतने लंबे समय में जीएसटी में सुधार या बदलाव पर सहमति क्यों नहीं बनी? हम नहीं मानते कि ये ऐलान केवल सुर्खियों के लिए किया गया है, बल्कि सरकार को शायद इस बात का इल्हाम हो गया है कि जीएसटी नाम का यह सुधार जो खपत बढ़ाने के लिए आया था, खपत को खाने लगा है, और आर्थिक सुस्ती दूर करने के लिए जीएसटी के स्लैब घटाने की और इसे बदलने की ज़रूरत है। नहीं तो इस सुधार ही अर्थव्यवस्था में मांग का बंटाढार कर देगा। तो आइए परखते हैं कि क्या इस दिवाली पर आपको ये तोहफा मिलेगा या ये पूरी आतिशबाजी केवल लाल किले के भाषण के लिए थी। पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री को इस वक्त जीएसटी का ये सुधार क्यों याद आया, जबकि इस पर चर्चा तो पिछले 4 साल से चल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि स्लैब क्या होंगे, लेकिन उनके उत्साही अफसर और तमाम लोग सरगोशी में ये बता रहे हैं कि जीएसटी में 5 और 18% का स्लैब बना रहेगा, 12 और 28% के स्लैब को ख़त्म कर दिया जाएगा। और शायद यही वो तोहफा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और उसके आधार पर पूरे भारत में ये चर्चा फैल गई कि किस उत्पाद की कीमतें कितनी घटेंगी। हालांकि अभी प्रस्ताव भी जीएसटी काउंसिल के पास नहीं पहुंचा। मगर तालियों के शोर के बीच हमें यह स्वीकार करना होगा कि 2017 से आज तक सैकड़ों संशोधनों के बाद प्रधानमंत्री और सरकार को यह मानना पड़ा कि जीएसटी का बोझ कम करना होगा। जरा एक मिनट ठहर कर खुद से पूछिए, जीएसटी तो टैक्स का बोझ कम करने, खपत और जीडीपी बढ़ाने के लिए लाया गया था, फिर यह तदबीर उल्टी कैसे हो गई? आपको और हमको इस बात का तजुर्बा है कि जीएसटी आने के बाद भारत में महंगाई कम नहीं हुई, चीज़ें सस्ती नहीं हुई, बल्कि उनकी कीमतें बढ़ गई। 2024-25 में केंद्र सरकार के कुल राजस्व का 44% हिस्सा खपत पर लगने वाले टैक्स से आया, जिसमें जीएसटी, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी शामिल हैं। आज स्थिति ये है कि जीएसटी पर टैक्स की वसूली कंपनियों की कमाई पर लगने वाले कारपोरेट टैक्स से ज़्यादा हो चुकी है। यानी सरकार कारपोरेट टैक्स से जितना राजस्व जुटाती है उससे कहीं ज़्यादा राजस्व जीएसटी से आता है।
आइए जीएसटी वाली महंगाई के इस तजुर्बे को आंकड़ों की रोशनी देते हैं, क्योंकि यही वजह है कि सरकार को अब अपने सबसे बड़े सुधार के फायदे पर शक हो रहा है और इसे बदलने की बात चल रही है। जरा इस टेबल पर गौर फरमाइए। हमने यहाँ बताया है आपको कि आवश्यक वस्तुओं पर भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी की दरों में क्या अंतर है। भारत एक ऐसा मुल्क जिसमें 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर जीवित हों, औसत आबादी की मासिक कमाई 20,000 रुपये से कम हो, वहाँ फ़र्क देखिए। बुनियादी खाद्य वस्तुओं और पैक्ड फूड पर भारत में टैक्स की दर 5 से 12% है, जबकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में 0%। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत 12 से 18% टैक्स लगाता है, जबकि यूरोपीय संघ में 0 से 10% है। 2018 में अगर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो सैनिटरी नैपकिन से 12% का टैक्स खत्म ही नहीं होता। बीमा पर 18% टैक्स है, जिसका किस्सा हमने आपको शुरुआत में सुनाया। ब्रांडेड पैक्ड फूड, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और छोटे टीवी पहले 28% के स्लैब में थे, जिन्हें 2018 में 18% में ला दिया गया। लेकिन प्रोसेस्ड फूड पर अभी भी ऊंचा टैक्स है। टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसे जो रोज़मर्रा के सामान हैं वो भी 18% के टैक्स के दायरे में है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी महंगाई निम्न आय वर्ग की ज़िंदगी मुश्किल करती है, जो अपनी इनकम का 30 से 40% हिस्सा इन्हीं चीज़ों पर खर्च करते हैं। आप इस चीज़ को देखकर हैरत में होंगे कि सरकार उन्हीं चीज़ों से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलती है जिनके जरिए वह मांग और लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी चाहती है। जरा गौर से इसे देखिए। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में जीएसटी के कलेक्शन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी थी। और इस सूची में आपको ज़्यादातर वाहन दिखाई देंगे। करीब करीब दोपहिया वाहनों का हिस्सा 6.4% था। मेटल्स जो कि वाहनों के लिए का कच्चा माल है, उनका हिस्सा 5.6%। कॉमर्शियल व्हीकल्स का हिस्सा 5.3%। कॉम्पैक्ट यूएसबी करीब करीब 4.3%। बड़े एसयूवी और एमपीवी का राजस्व में हिस्सा 4%। और इन सारे उत्पादों से जितना जीएसटी संग्रह 2025 में हुआ वो कुल जीएसटी कलेक्शन का लगभग 60% है, एग्जैक्टली 59.3% है। टैक्स का सबसे बड़ा पेच ये है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और से लेकर एसयूवी एमपीवी तक ऑटोमोबाइल में 5 से 50% टैक्स लगता है। उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर स्टेपल्स, जिनमें ज़्यादातर पर 5 से 18% के बीच टैक्स है। निर्माण सामग्री पर 18% टैक्स है। सीमेंट पर तो 28% ड्यूटी लगती है। इसके अलावा अगर आप बीमा की बात हमने पहले ही की, बीमा पर 18% का जीएसटी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर कुल जीएसटी के राजस्व का करीब 30% योगदान देता है, जिसमें तमाम तरीके के वाहन शामिल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने 2024-25 में हमें बताया कि जीएसटी से होने वाली कमाई इस साल करीब करीब 11% बढ़कर 11 से 12 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी, और जिसमें 18% वाले जीएसटी स्लैब का योगदान 67% होगा। ये स्लैब का चक्कर हम आगे भी समझेंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि 5 और 18% का स्लैब क्यों लाया जा रहा है, इसके लिए सरकार को क्या करना होगा और ऐसा कर पाने में सरकार की दुखती रग कौन सी है। यहाँ जीएसटी की समस्या ये नहीं है कि यह खपत विरोधी है और जीवन स्तर को बेहतर करने की उम्मीदों को मारता है, बल्कि यह उन उद्योगों के लिए भी कतई आसान नहीं है जिनके लिए इसे लाया गया था। सवाल ये है, सरकार के पुराने कारिंदे और सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम जीएसटी को नया टैक्स आतंक, टैक्स टेररिज्म बता चुके हैं। सवाल आपके लिए होगा कि मगर ये सुधार तो टैक्स को आसान करने के लिए लाया गया था, ये तो सबसे सहज सिस्टम था, आखिर ऐसा क्या हुआ। वो नमकीन, मीठे और चॉकलेट वाले पॉपकॉर्न पर 3 अलग अलग टैक्स दरों का किस्सा आपको याद है? इसे सुनकर आप झुंझलाए होंगे। नहीं झुंझलाए होंगे तो मीम्स तो देखे ही होंगे। पॉपकॉर्न से जीएसटी के टैक्स संग्रह का केवल 0.013% आता है, लेकिन इस पर टैक्सेशन को पेचदार बनाने के लिए जीएसटी विभाग को नोबेल मिल सकता है। पॉपकॉर्न अकेला नमूना नहीं है। देसी मिठाई पर 5% टैक्स, केक पेस्ट्री पर 8%, सादे नारियल पर 0 ड्यूटी, सूखे खोपरा पर 5%, रोटी पर 5% टैक्स, पराठे पर 18%, गैर एसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो 5%, एसी में खा रहे हैं तो 18%, कपड़ा अगर हाथ से बना तो टैक्स नहीं, अगर बिजली वाली मशीन लग गई तो जीएसटी, यूनिवर्सिटी को एफिलिएट कराने पर 18% टैक्स, मगर हेलीकॉप्टर सर्विस पर 5% टैक्स, जूते, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, ऐसे नए नए क्लासिफिकेशन बने हैं पिछले 7 सालों में। इतनी लंबी फहरिस्त है। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि जीएसटी के
के नए जनरेशन के सुधार का वादा किया जा रहा है या दावा किया जा रहा है, उस जीएसटी में 2017 के बाद सुधार ही हो रहे हैं। 2017 के बाद जीएसटी में 1500 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। अब मान के चलें कि हर साल में जितने कार्य दिवस हैं, प्रतिदिन औसतन एक संशोधन हुआ है। जीएसटी काउंसिल की 55 बैठक हुई और हर बैठक में नियम बदले गए और सहज बनाते 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 इसके भीतर जटिलता की ऐसी मिर्च भर दी गई है कि अब जीएसटी का मतलब ही अनिश्चितता हो गया है। जबकि टैक्स ढांचे का का मतलब यह है कि स्थिरता रहे ताकि कारोबार की योजना बन सके। 2017 से अभी तक की जो 55 बैठकें हुई हैं उनमें दरें भी बदली गई, कंप्लायंस के नियम भी बदले गए और इन सारे बदलावों से जीएसटी सहज होने के बजाय और ज़्यादा जटिल होता चला गया। जीएसटी क्लब और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उसने एक बेहद दिलचस्प जानकारी दी कि यूरोप में और अन्य देशों में जीएसटी की व्यवस्था में आमतौर पर एक साल में 3 या 4 या 5 बार बदलाव होते हैं, बहुत मुश्किल से 5 बदलाव होते हैं। लेकिन यहाँ यह हाल है, आपके सामने टेबल पर दिख रहा है कि किस कदर और किस तरह जीएसटी की व्यवस्था की प्रक्रिया में बदलाव होते हैं। इसके कुछ नमूने आपके सामने हैं। अब दिक्कत यह है कि इतने तेज बदलावों के बाद जीएसटी का प्लेटफॉर्म भी इन बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। दर बदलने के कारण तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं, जिसके बाद करदाता रिटर्न फाइल करने में और रिफंड लेने में असमर्थ रहते हैं। तो ये तो हुई जीएसटी के सहजता की बात। अब तीसरा सवाल सुन लीजिए जो आपके दिमाग में आया होगा कि जीएसटी से तो टैक्स चोरी रुकनी थी, ज़िंदगी आसान होनी थी, उसका क्या हुआ? ये भी खूब कहानी है। पारदर्शिता की कसम खाते खाते भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार फर्जीवाड़े का जखीरा बन गया। पिछले साल अक्टूबर में 18,000 फर्जी कंपनियों में 25,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। आधार और पैन चुराकर हजारों शेल कंपनियां बनाई जा रही हैं, जिन पर फर्जी इनवॉइस जारी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूलने के मामले बने हैं। दूर क्यों जाते हैं, जीएसटी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखिए। 2023-24 में 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। और क्या सरकारी क्या निजी कंपनियां सब जीएसटी में सेंधमारी कर रहे हैं। एलआईसी पर वसूली की नोटिसें बरस रही हैं। बीमा कंपनियां, आईटी कंपनियां, ई कॉमर्स, स्टील, मेटल, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जिसे देखो वही जीएसटी लूटे ले रहा। और इनको जाने वाली नोटिसें सबकी जानकारी में अखबारों में खबरें छपती हैं। लोगों को ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले बीते बरस 1.1 लाख करोड़ रुपए चुरा ले गए। ये पूरा कारोबार डार्क वेब और वीपीएन से चल रहा था। भारत की साइबर सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पा रही थी। इस चार्ट में अगर देखें जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो जो 2020 से 2021 के बीच जो डीजीजीआई है, जो जीएसटी का इंटेलिजेंस या विजिलेंस विंग है, उसने 91,370 मामलों में 7.8 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी है। ये राशि 2021 में 49,384 करोड़ थी, जो 2025 में करीब 2.3 लाख करोड़ हो गई, यानी करीब करीब 4 गुने से ज़्यादा की बढ़ोतरी। अब आप गौर से देखिए जरा, इन्हीं सब धत्कर्मों के लिए, इसी सब टैक्स चोरी के लिए तो पुराने टैक्स सिस्टम को लानतें भेजी जाती थी। यही ख़त्म करने के लिए तो ये नया ऑनलाइन टैक्स सिस्टम लाया गया था। मगर आम लोग कमर तोड़ टैक्स चुका रहे हैं और जीएसटी लूटने वाले बढ़ते जा रहे हैं। हम वापस लौटते हैं जीएसटी के पुनर्गठन पर। आपके दिमाग में सवाल होगा कि जीएसटी स्लैब को कम करने और टैक्स के पुनर्गठन की बात तो 2 साल से चल रही है। अगर आप खबरें पढ़ते हैं और जीएसटी के घटनाक्रमों से राबिता रखते हैं तो इन सुर्खियों से आप भी गुजरे होंगे। मगर ऐसा हो क्यों नहीं पाया? और यही तो वह वजह है जिसके बाद आपको प्रधानमंत्री की इस घोषणा को ज़रा चुटकी भर नमक के साथ लेना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था, अब इस समय 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है। 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि 12 और 18% की दरों को मिलाकर 3 दरों की संरचना बनाई जाए। पहला एक। दूसरा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली जो जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन कमेटी थी, वो 2021 से इस पर काम कर रही है। लेकिन ये स्लैब्स को ख़त्म करने के बजाय मौजूदा दरों के बीच वस्तुओं को इधर उधर करने तक सीमित रही। सरकार को ये पता है कि एक उत्पाद को दूसरे कैटेगरी में डालने से काम नहीं चलेगा। प्रभावी टैक्स दर घटानी होगी, तब जाकर वास्तव में खपत को प्रोत्साहन मिल सकेगा और जीएसटी जिस पर्पस से लाया गया था वो कुछ हद तक पूरा हो सकेगा। 2 उदाहरण हैं। बीमा पर जीएसटी नहीं घटा क्योंकि 2500 से 2600 करोड़ का नुकसान कौन उठाए? न केंद्र राजी हुआ न राज्य। बीमा कंपनियों का दबाव है कि अगर प्रीमियम पर जीएसटी घटाकर 5% किया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी रखना चाहिए। 5% की जीएसटी दर पर कंपनियों को अगर टैक्स लागत की वापसी नहीं होगी तो प्रीमियम महंगा कर देंगी और इसके साथ
बीमा के जीएसटी की फाइल लगभग बंद हो गई। दूसरा उदाहरण लीजिए टेक्सटाइल सेक्टर का। टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उल्टा ढांचा है, उल्टे पिरामिड जैसा। इसे ठीक करने की कोशिश आंशिक रूप से ही सफल हुई, क्योंकि उद्योगों के दबाव ने इस पूरी व्यवस्था को बेहद जटिल बना दिया। डिजिटल सेवाओं से के निर्यात से संबंधित परिभाषाओं के विवाद आज तक नहीं सुधरे हैं और इसलिए जीएसटी के सुधार रुके हुए हैं। 2022 से भारत में दो स्तरीय दर प्रणाली पर बात चल रही है, 5% और 18% पर। परंतु इससे जो राजस्व का नुकसान होगा उसकी भरपाई का कोई फार्मूला तैयार नहीं है। इसलिए ना तो केंद्र से सहमत हुए ना राज्य। यहाँ तक कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बार भी पिछले 3 सालों में अगर आप 15वें वेतन आयोग की सिफारिशों से माने तो आज तक एक बार भी इस पर चर्चा नहीं हुई। बीते 8 साल में जीएसटी के कई और सच बाहर आए हैं, जिसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच असहमतियाँ बढ़ी हैं और इसी वजह से जीएसटी में ये पुनर्गठन होने की उम्मीद कम लग रही है या पुनर्गठन की कोशिशें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जीएसटी के भीतर इतनी असहमतियां हैं कि बीते 8 माह से बैठक नहीं हुई है। तो सवाल ये है, जिस 2 दर वाले ढांचे की बात चल रही है 5 और 18% की, उसके लिए होना क्या है, उसके लिए बड़ी सहमति क्या चाहिए और अभी क्या स्थिति है। जीएसटी पर अब केंद्र और राज्यों के बीच उत्साह नहीं है, क्योंकि 8 साल के आंकड़े सबके पास हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण और जीएसटी की रिपोर्ट से नुमाया हुए हैं। पहले महत्वपूर्ण बात समझिए, उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टैक्स संग्रह का अंतर बढ़ रहा है। 2024-25 में महाराष्ट्र ने करीब 3.18 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, 20%। इसके बाद गुजरात दूसरे नंबर पर था, जिसने 1.43 लाख करोड़ रुपए, फिर उसके बाद तमिलनाडु 1.12 लाख करोड़ रुपए रहे। ये 4 राज्य कुल मिलकर भारत में जीएसटी के संग्रह का 45% हिस्सा देते हैं। उत्पादक राज्य, जिनको मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स कहा जाता है या प्रोड्यूसर स्टेट कहा जाता है, गुजरात और तमिलनाडु उत्पादन और निर्यात से जीएसटी अर्जित करते हैं, जबकि दिल्ली जैसे उपभोक्ता राज्य सर्विसेज सेक्टर से जो रेवेन्यू आता है उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ही सरकार टैक्स कम करने की, जीएसटी कम करने की कोशिश करती है, उत्पादक राज्यों के नुकसान के आंकड़े उसके सामने आने लगते हैं, क्योंकि उत्पादक राज्यों को उनके राजस्व की कमाई में असर पड़ेगा और उपभोक्ता राज्यों के लिए स्टेट जीएसटी में कमी आएगी, क्योंकि खपत पर टैक्स कम होगा और कलेक्शन कम होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि जो मुआवजा था उसे खत्म होने के बाद राजस्व के विवाद बढ़ गए हैं। 2022 में जीएसटी का मुआवजा खत्म हुआ। जीएसटी लाते समय सरकार ने 5 साल के लिए गारंटी दी थी कि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी, और जैसे ही मुआवजा खत्म हुआ राज्यों के बजट लड़खड़ा गए। जो पहला फार्मूला था उसके तहत केंद्र सरकार ने 14% की एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी के आधार पर राज्यों को जीएसटी अपनाने के लिए तैयार किया था, और राज्यों ने अपनी सारी कर लगाने की शक्तियां केंद्र सरकार को और जीएसटी काउंसिल को दे दी थी। जब तक केंद्र घाटे की भरपाई करता रहा तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब जो भी कटौती होती है जीएसटी में वो सीधे राज्य के बजट को, फिनांस को प्रभावित करती है। जीएसटी का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि 75% कलेक्शन राज्यों को जाता है और 25% केंद्र को। ऐसी स्थिति में ये जिस कटौती की तैयारी हो रही है और जिस पर इतना उत्साह दिख रहा है और जिसके आधार पर कारों की और सामानों की रेट लिस्ट चारों तरफ घूम रही है, उसे मानेगा कौन। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जीएसटी में रियायत का तोहफा देंगे, इधर जीएसटी काउंसिल की एक दूसरी जीओएम स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर नए सेस और टैक्स पर विचार कर रही है। अभी असंगति देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं टैक्स घटेगा, जीएसटी काउंसिल की जीओएम नया सेस लाने की तैयारी कर रही है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई बात भी नहीं करना चाहता, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण लागतें हैं। इससे ऊपर 16वें वित्त आयोग को संकेत मिला है केंद्र सरकार से कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% से घटाकर 40% कर दिया जाए। ऐसा केंद्र सरकार ने उससे कहा है। 28 में से 22 राज्य इसका सीधा विरोध कर चुके हैं। अगला सवाल है, जीएसटी की 5 की जगह 2 दरों वाला ढांचा होगा कैसा और उसका क्या असर होगा जीएसटी काउंसिल की सहमति पर। 2 स्तरीय ढांचे में 5 और 18% के स्लैब हैं। इसके अलावा विलासिता पर या सिन गुड्स पर करीब 40% का एक स्लैब आ सकता है, यानी 12 और 28% वाले जो 2 स्लैब हैं, दर हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा। यही वो तोहफा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। अब जरा स्लैब का मौजूदा हिसाब समझिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर वास्तव में इस कटौती से आपको लाभ भी होगा या नहीं होगा। अगर ये होती है, होने में भी तमाम उलझने हैं। 18% का स्लैब कुल जीएसटी कलेक्शन का 67% हिस्सा लेकर आता है, यानी जितना जीएसटी होता है, अगर 100 रुपये का जीएसटी है तो 67
रुपये का जीएसटी 18% के स्लैब से आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पाद इसके दायरे में है। 5% वाला स्लैब जिसे खत्म करने की बात कही जा रही है, उसका हिस्सा टोटल जीएसटी के रेवेन्यू में 7% है 1.5 लाख करोड़। 12% वाला जो स्लैब है उसका योगदान केवल 5% है। 28% के स्लैब का योगदान जरूर बड़ा है, 11% है, क्योंकि इसमें कुछ बड़े उत्पाद और ऑटोमोबाइल आते हैं। अब आपके सामने जो टेबल दिख रही है ना, इसमें हर स्लैब में आने वाले कुछ प्रमुख उत्पादों के उदाहरण दिए गए। इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि अगर ये स्लैब का ढांचा बदला गया तो कौन सी चीज़ें सस्ती या महंगी हो सकती हैं, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर फिटमेंट कमेटी की राय मानी गई तो प्रस्तावित प्रणाली में 12% स्लैब की अधिकांश वस्तुएं 5% में चली जाएंगी और कुछ 18% में रखी जाएंगी। 28% स्लैब की 90% वस्तुएं 18% में जानी चाहिए, जो ढांचा जिस प्रस्ताव की चर्चा हो रही है। तो टेक्सटाइल और प्रोसेस्ड फूड के कुछ आइटम 18% में चले जाएंगे, जहां टैक्स बढ़ सकता है, यानी आपके लिए वो महंगे हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑटोमोबाइल पर टैक्स कम हुआ तो राजस्व का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 28% से ऑटोमोबाइल को 18% में लाया जाएगा। करीब 11% के आसपास का राजस्व 28% के स्लैब से आता है, तो इससे होने वाला राजस्व का नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए जब आप इस बात को लेकर, इन खबरों को पढ़कर उत्साहित हो रहे हो कि कारें सस्ती हो रही हैं, तो एक बार जरा रुककर ठहर कर समझिए कि जीएसटी का ढांचा कितना पेचीदा है और 28% के स्लैब को ख़त्म करने के बाद उसके नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी। इस 2 दर वाली व्यवस्था के लिए एनआईपीएफपी ने एक सिमुलेशन बनाया है, एक आकलन किया है, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि लाल किले से कहना कितना आसान है और जीएसटी की काउंसिल की मेज पर बैठकर उसे करना कितना कठिन। एनआईपीएफपी का यह आकलन आपको बताता है, इस स्क्रीन पर आप देखें। टेक्सटाइल पर 5% दर है, प्रस्तावित दर 18% है। इससे करीब रेवेन्यू में फ़ायदा होगा 1.75 लाख करोड़ का। बीमा पर अगर ड्यूटी घटती है तभी होगा, और अगर यही रहती है तो कोई बदलाव नहीं होगा। प्रोसेस्ड फूड जैसे सामानों पर 12 से 18% टैक्स हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे उत्पाद 12% से 18% के स्लैब में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पर करीब 18% की प्रस्तावित दर आएगी, तो यहाँ भी बढ़त होगी। लेकिन ऑटोमोबाइल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 28% और प्लस सेस लगता है, तो केवल ऑटोमोबाइल में बड़ी रियायत मिल सकती है। आप कह सकते हैं कि भारत में कितने ही लोग ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली दरें तो फूड पर, बीमा पर, कपड़े पर कम होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे बड़ी उलझन ये है कि टैक्स स्लैब को लेकर कई तरीके की दुविधाएं हैं। राजस्व में संतुलन बनाने के लिए 28% दर वाले सामान को 18% में लाने से सरकार के राजस्व का नुकसान होगा, और जिसके लिए जो 60% सामान है उस पर 18% टैक्स लगाना होगा। इसे ध्यान से समझ लीजिए, जैसे ही 28% के स्लैब को हटाया जाएगा, 60% सामानों पर कम से कम 18% टैक्स लगाना होगा, और इससे रियायतों की जगह कई सामानों की महंगाई बढ़ सकती है। ये जो बदलाव आने वाला है, इससे कई आवश्यक वस्तुएं, प्रोसेस्ड फूड, कुछ टेक्सटाइल, कुछ और घरेलू सामान 12 से 5% के स्लैब में जाने से सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इससे सरकार को राजस्व का नुकसान कितना होगा? करीब 1.2 से 1.5 लाख करोड़ रुपए। इंडस्ट्री का यह मानना है कि आवश्यक वस्तुओं की स्लैब में 5% के स्लैब में कुछ उत्पादों के जाने से खपत में मामूली वृद्धि संभव है, लेकिन रेवेन्यू कम है, क्योंकि इसमें रखी गई चीज़ों की वैल्यूएशन कम है। 28 से 18% में जाने वाली वस्तुओं से मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। यही वो एक स्लैब है जहां से आप डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। 8 से 12% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो राजस्व से, जो रेवेन्यू की हानि को थोड़ा संतुलित करेगी, क्योंकि मांग टैक्स घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी और कुल रेवेन्यू बेहतर होगा। तो एनआईपीएफपी ने जो मॉडलिंग की है, उस मॉडलिंग के आधार पर सभी राज्यों में रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के लिए 18% की जगह अब 20 से 22% की मानक दर चाहिए, तभी सभी राज्यों के नुकसान और फायदे को संतुलित किया जा सकेगा। अब बताइए, 22% टैक्स पर जीएसटी काउंसिल में सहमति कैसे बनेगी? जीएसटी वाले कहते हैं कि अगर 2 दर वाला जीएसटी आ भी गया, इस बात को भी ध्यान से समझिए। जीएसटी के लोग, जो जीएसटी के तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि अगर ये 2 दर वाला जीएसटी आ भी गया तो जीएसटीएन प्लेटफॉर्म को इसके लिए बड़े बदलाव करने होंगे। इनवाइस के प्रारूप अपडेट होंगे, प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन बदलेगा, कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, और इससे शुरुआत में कारोबारियों के लिए एकमुश्त लागत में बढ़ोतरी होगी। और इसलिए जीएसटी काउंसिल इस सपने को 2 से 3 साल में चरणबद्ध तौर पर ही लागू कर पाएगी, ऐसा तकनीकी विशेषज्ञ मान रहे हैं। पर आपका सवाल होगा, ठीक है,
इस नुकसान और पेश पर राज्यों को राजी कैसे किया जाएगा, और यही सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री ने कहा भी लाल किले से कि राज्यों को इस पर मदद करनी चाहिए। दरअसल जीएसटी के गलियारों में चर्चा है कि सरकार को राज्यों के लिए, केंद्र सरकार को राज्यों के लिए एक नया कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति प्लान लाना होगा। 16वें वित्त आयोग के साथ जो राज्यों की बैठकें चल रही हैं, उनके जरिए भी ये बात केंद्र सरकार तक पहुंची है कि अगर जीएसटी में कटौती की जानी है, 2 स्लैब खत्म किए जाने हैं और 5 और 18% का स्लैब लाया जाना है, तो राज्यों को एक बार फिर जीएसटी में नुकसान का मुआवजा देना होगा, जो सबसे बेहद और सबसे महत्वपूर्ण है लोहे के चने हैं फोड़ने के लिए। केंद्र सरकार ने बजट में राजकोषीय घाटा 4.5% पर रखा है। जीडीपी के अनुपात में कुल देनदारियाँ 56% से ऊपर हैं। खर्च बढ़ाने के विकल्प सीमित हैं। जीएसटी राजस्व करीब 12 लाख करोड़ हो जाएगा इस साल 2025-26 में, जिसमें सीजीएसटी से 10 से 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का और मुआवजा से करीब 1.67 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। मार्च 2026 में कंपनसेशन सेस खत्म हो रहा है और इसको चुकाने के बाद राजस्व में और कमी आएगी। तो सरकार के पास 2 ही विकल्प हैं इस समय कि या तो मौजूदा सेस को जारी रखा जाए, यानी जो अभी सेस कंपनसेशन के नाम पर लगाया गया इसे 2026 से बढ़ा दिया जाए। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में खबरों में ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी और तब आप अर्थम के आधार पर कह सकते हैं कि आपको ये पता होगा। एक विकल्प ये है कि मौजूदा कंपनसेशन सेस को जारी रखा जाए या फिर नया सेस लाया जाए। लेकिन अगर सेस जारी रहता और नया सेस लाया जाएगा तो फिर टैक्स का बोझ कम कैसे होगा? बात तो वही होगी कि जीएसटी की दर घटी लेकिन उसकी जगह एक सेस आकर बैठ गया। दूसरी बात यह कि जो जीएसटी की जीओएम है वो हेल्थ और क्लीन एनर्जी के नाम पर सेस के विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन समझिए कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संविधान में संशोधन करना चाहिए होगा, जिसके लिए 12 से 18 महीने लगेंगे। एनआईपीएफबी का सिमुलेशन ये मानता है कि पुराने तरीके से मुआवजे की भरपाई अब मुश्किल है। यानी 5 साल में जो सरकार ने करीब 6.64 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया था राज्यों को, ये भुगतान उस बीमा स्कीम के तहत था जिसके बेस पर राज्यों को जीएसटी पर लागू किया गया था जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। वैसी स्कीम अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें 5 साल तक 100% मुआवजे की मांग कर रही हैं। और जिस दिन से ये बात शुरू हुई है कि 2 स्लैब खत्म होंगे, राज्य सरकारों का कहना है कि स्लैब खत्म होने के बदले जो नुकसान हो रहा है उसकी 100% भरपाई की जाए। और अगर हम इसे मान लें मॉडल के तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर मान लें कि सरकार पूरे नुकसान की भरपाई करती है प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, तो इसका आकार करीब जीडीपी का 75 बेसिस पॉइंट 0.75 बेसिस पॉइंट के आसपास होगा। इतना पैसा इस पर खर्च करना पड़ेगा। इसलिए केंद्र राज्यों के साथ जो बार्गेनिंग शुरू करेगा वो 50% नुकसान की भरपाई के लिए होगा कि अगर 100 रुपये का नुकसान हो रहा तो केंद्र सरकार 50% का मुआवजा दे सकती है। बाकी 50% नुकसान आप उठाइए, क्योंकि इससे लोगों को मदद मिलेगी, उनकी खपत में बढ़ोतरी हो। या हो सकता है केंद्र सरकार केवल कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले राज्यों को ही मुआवजा दे, बड़ों को ना दे। लेकिन इस पर राजनीतिक सहमति बहुत बड़ी चुनौती है और व्यवहार्य नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के साथ आपके दिमाग में सवाल होगा, तो क्या दिवाली पर सच में आपको जीएसटी की कटौती का बड़ा तोहफा मिलेगा? आप कार, फ्रिज, टीवी सस्ते खरीद पाएंगे, या फिर कुछ टोकन घोषणाएं होंगी और अन्य घोषणाओं की तरह ये भी पीछे बुला दी जाएगी? जीएसटी का सुधार बड़ा पेचीदा है। कुछ इस तरह के विकल्प हमें दिखते हैं जो आने वाले समय में जीएसटी के सुधार को आगे ले जाएंगे, और वो विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर सरकार पिछली पूरी योजना का दोहराव करती है जो जीएसटी लाते समय लाई गई थी 2017 में, अगर उसे लेकर आती है तो 1.3 लाख करोड़ रुपए के मुआवजे का पैकेज लेकर प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा। उसके बाद ही ये सुधार पर राज्यों की सहमति की उम्मीद बनेगी। लागू होने में तो अभी और भी बहुत चुनौतियां हैं तकनीकी तौर पर। आंशिक मुआवजे की योजना पर बड़ी खींचतान होगी, और अगर मुआवजे के बदले केंद्र सरकार कोई नया सेस लगाने जा रही है तो फिर जीएसटी में रियायत का कोई मतलब नहीं होगा। यदि हम ये मान लें कि सरकार राज्यों को पूरा मुआवजा दे रही है, तो भी जीएसटीएन को तैयार करने में 6 महीने से 8 महीने का समय लगेगा, क्योंकि इसके बाद प्रोडक्ट का, दरों का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इनवाइस का पूरा ढांचा नए सिरे से बदलना होगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि कुछ भी लगे, जीएसटी में ये बदलाव शुरू होने चाहिए।
लेकिन बहरहाल आप जो टीवी देखकर दीपावली पर भारी खरीद की योजना बना रहे हैं ना, उस पर अपने उत्साह को काबू में रखिए, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा सुधार है जिसे सुधारने में एक नहीं दो दीपावली निकल जाएंगी। क्योंकि जीएसटी अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया है जिसके सुधारने का कोड ही खो गया है। वो 1994 की स्पीड फिल्म याद है ना आपको, जिसमें सैंड्रा बुलक को एक 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक बस को दौड़ाना है, और जैसे ही वो रफ्तार कम होगी उसमें एक बम फट जाएगा, और कैन्यू रीव्स उसमें कुछ इस तरह से बम को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि सरकार को राजकोषीय संकट से बचाने के लिए करना होगा। कुछ ऐसा ही हो गया हमारा जीएसटी। इसे बनाना जितना आसान था, इसे सुधारना उससे ज़्यादा कठिन हो गया है। दुष्यंत का एक शेर याद आता है कि मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहां और भी खराब। लेकिन आप उम्मीद रखें कि शायद जीएसटी अगर इस दिवाली नहीं तो अगले 6 महीने 8 महीने में इस सुधार की तरफ बढ़ेगा, जहां ज़रूरी चीज़ों की टैक्स दरें घटेंगी। क्योंकि इसके बिना, टैक्स घटाए बिना और जीएसटी को कम किए बिना, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए और उससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होने वाला है, उसका मुकाबला संभव नहीं है। अर्थम में आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक किसी नए विषय के साथ।